नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस में। हमने हरियाणा जीके की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रखी है MCQ क्वेश्चनों की, और उनके प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है और आशा है इस सीरीज के साथ साथ आप अपना एग्जाम भी अच्छी तरह से क्रैक करेंगे। ठीक है भी, यानी हम हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और आज कौन सी आपकी 37 नंबर जो क्लास रहेगी, उससे पहले आपकी 36 क्लासें आ चुकी है। भी मेन क्वेश्चनों के साथ साथ यानी हरियाणा जीके का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, ऐसे नए क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन भी आपके लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से क्वेश्चन भी जो आपके बनते हैं, जीके से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक्स जीके से संबंधित आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। यानी हरियाणा जीके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीके भी हमें मिक्स कर रहे हैं इस चीज के बारे में, और आपका बड़ा अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है इन क्लासों के प्रति। एक आप सब बच्चों को मैं बता देता हूँ भी, मैंने हरियाणा करंट अफेयर यानी जनवरी 2020 से लेके मई 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर आपको करवाई हुई है। उसकी PDF भी आप सब बच्चों को बीरजपाल सर के द्वारा बड़ी बेहतरीन तरीके से बना के दी हुई है। अगर किसी बच्चे के पास वो PDF नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके वाई जीनियस सुभाष सर से क्या कर सकता है, वो डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है, अपनी तैयारी जारी रख सकता है। ठीक है भी, तो चलो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी आज कौन सी है आपकी 37 नंबर क्लास है। इससे पहले आपकी कितनी क्लासें आ चुकी है? 36 क्लासें आ चुकी है भी। ठीक है भी, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा अनूप चंद आफ्ताब को उर्दू राज्य कवि भी, उर्दू राज्य कवि का सम्मान कब दिया गया था भी। ठीक है भी, यानी बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है HSSC के अंदर, पूछा भी जाता है यहाँ पर भी। अनूप चंद आफ्ताब जो है, इनको हरियाणा का राज्य कवि का दर्जा दिया हुआ है भी। हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी, उदय भानु हंस को भी राज्य कवि का दर्जा दिया हुआ है, तो अनूप चंद आफ्ताब जो है, इनको उर्दू राज्य कवि का दर्जा दिया गया है, उर्दू राज्य कवि का सम्मान दिया गया है। कब दिया गया था? 25 मार्च 1967 या 28 मार्च 1968, 28 मार्च 1967 या फिर 25 मार्च 1969। तो 28 मार्च 1967 को इनको उर्दू राज्य कवि का सम्मान दिया गया था, अनूप चंद आफ्ताब को भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्लियर हुआ। उसके अलावा उदय भानु हंस का भी जैसे जिक्र करते हैं, उदय भानु हंस, तो इसको भी राज्य कवि का दर्जा दिया हुआ था। उदय भानु हंस है, ये हिंदी कवि है भी, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कवि है। और उदय भानु हंस का जो संबंध है हरियाणा के हिसार जिले से था भी, हिसार जिले से था। देशम देश हरियाणा जो रचना है वो किसकी है, आपको ध्यान होना चाहिए, उदय भानु हंस की भी। उदय भानु हंस की राजकीय कवि का दर्जा, राजकीय कवि का सम्मान इनको मिला हुआ है, उदय भानु हंस को। तो ये चीज आप क्लियर कराया करो, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से, देखो नृत्यों से संबंधित एक दिन मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी एक वीडियो में, राष्ट्रीय नृत्य भी आपको सारे के सारे मैंने बता दिए थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। राज्य के नृत्यों के बारे में भी मैंने जिक्र किया था। ऐसा ही एक नया क्वेश्चन आप क्या है, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? छठी नृत्य, खोड़िया नृत्य, डमरू नृत्य या फिर तीज नृत्य। तो डमरू नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ऐसे पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य सुख का प्रतीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है, निम्न में से कौन से नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस तरह के अलग अलग आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाएं। इसके साथ क्या पूछे जाएं, राष्ट्रीय स्तर के भी जो आपसे नृत्य पूछे जा सकते हैं।
तो ये ध्यान होना चाहिए, डमरू जो नृत्य है ये नू का, जैसे मैंने जिक्र किया, नू क्षेत्र मेवात क्षेत्र में किया जाता है और भगवान शिव को समर्पित है भी। किसको समर्पित है? ये भगवान है शिव को समर्पित है। पुरुषों के द्वारा भगवान शिव तांडव नृत्य जो करते हैं ना, डमरू नृत्य भी बोलते हैं उसको, तो डमरू नृत्य किस इनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। इसके अलावा छठी नृत्य बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद जैसे घर से बाहर निकालते हैं, नामकरण जो किया जाता है, 16 संस्कार होते हैं बच्चे के, 16 संस्कारों में से एक नामकरण भी है भी। क्या है? एक नामकरण भी संस्कार है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य भी खुशी का प्रतीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वधु के घर आने से पहले, यानी बारात जाने के बाद में वर जो होता है वधु को घर लेके उससे आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया? उससे आने की खुशी से पहले तो आपको ध्यान हो खोड़िया नृत्य। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है, वृद्ध की मृत्यु यानी बुजुर्ग जो है हमारे घर की मृत्यु के बाद जो किया जाता है उस नृत्य, उसको खेड़ा नृत्य, परंतु दुख का प्रतीक है। तीज नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। सावन तीज खासकर पिंक का जिक्र करते हैं, झूलों का हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भी। तो ऐसे अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे। एक बार पूछा गया था भी हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल, ठीक है भी। खासकर धमाल जो नृत्य है ना, ये हरियाणा का प्राचीन नृत्य है और महाभारत कालीन है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नृत्य महाभारत कालीन है? तो आपको ध्यान होना चाहिए धमाल नृत्य महाभारत कालीन, ठीक है भी। और खास करके चांदनी रात में किया जाता है भी। कब? चांदनी रात में, पुरुषों के द्वारा। तो ये चीज आप पढ़ो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में सथानेश्वर मंदिर, हरियाणा में सथानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? यानी सथानेश्वर मंदिर है कहां पर? आपको ध्यान होना चाहिए कुरुक्षेत्र में भी। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण जो किसके द्वारा पुनर्निर्माण का जिसे जिक्र करते हैं, पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, नरवर्धन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा या फिर मराठा सदाशिवराव द्वारा। तो मराठा सदाशिवराव द्वारा इसका क्या करवाया गया था? पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है भी। पुनर्निर्माण इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। मराठा सदाशिव राव भाऊ का जिक्र करें तो ये 1761 में आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं, 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो मराठों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सदाशिवराव भाऊ थे। ये चीज भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इन्होंने क्या करवाया था? सथानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन है, ये वर्धन वंश के शासक थे। किस वंश के? वर्धन वंश के बड़े प्रतापी शासक हुए हैं भी। इनके भाई राज्यवर्धन, इनके पिता प्रभाकर वर्धन और इनकी बहन राजेश्री के बारे में भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसकी माता यशोमती के बारे में भी मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। किसी बच्चे को ज्यादा जानकारी चाहिए तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी भी। क्या थी? पहली राजधानी इसकी थानेसर थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी राजधानी क्या थी इसकी? कनौज। कनौज भारत के किस राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है, जिसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है कनौज को। कनौज का प्राचीन नाम क्या था? कनौज का प्राचीन नाम था कान्य कुब्ज। क्या नाम था इसका? कान्य कुब्ज इसका प्राचीन नाम था कनौज का। और कनौज जो है यहीं पर विलग्राम का युद्ध हुआ था, अर्थात कनौज का युद्ध हुआ था किसके बीच में? 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ये जानकारी भी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। उसके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जैसे जिक्र करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी एक महान राजा के रूप में जाने जाते। इतिहास में विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था विक्रमादित्य का जो अर्थ बताया था भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। विक्रमादित्य की उपाधि हेमू ने भी ली थी, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी सूर्य के समान जिसका पराक्रम हो, सूर्य के समान जिसका पराक्रम हो, वो विक्रमादित्य। इसके अलावा ये भी ध्यान होना चाहिए, जैसे यहां 2 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं भी। जैसे मैंने कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे देखे हैं, जैसे एक तो आपका दिया हुआ है
हर्षवर्धन भी। हर्षवर्धन के समय भी एक चीनी यात्री भारत आया था और चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी या विक्रमादित्य जो इसके समय भी एक चीनी यात्री आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था हवेन सांग भी। क्या आया था? हवेन सांग आया था। और चंद्रगुप्त के समय में आया था फाइयान भी। कौन आया था? फाइयान, ठीक है भी। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? शियुकी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? शियुकी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। एक चंद्रगुप्त ध्यान हो इस चीज के बारे में, प्रथम और द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया था? एक चीनी यात्री फाइयान आया था। और हवेन सांग जो आया था वो आपको ध्यान होना चाहिए किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है भी? पानीपत में, कैथल में, जींद में या हिसार में? तो ये 11 रुद्री शिव मंदिर जो आपका कैथल जिले में स्थित है। किस में स्थित है? कैथल जिले में स्थित है। कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण क्या कहा जाता है? नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी काशी। ये काशी शहर भारत के किस राज्य में है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। यूपी उत्तर प्रदेश में है। काशी के बाद इसका नाम क्या बना था? बनारस बना था, मैंने आपको बताया था। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। किस नदी के किनारे स्थित? आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है ये आपका जो वाराणसी है। इसको मंदिरों व घाटों का शहर कहा जाता है। मंदिरों व घाटों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंदिरों व घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। यही काशी के पास या वाराणसी के पास एक है गाजीपुर। क्या है आपका? गाजीपुर। और गाजीपुर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काशी की बहन कहा जाता है। काशी की बहन कहा जाता है। और गाजीपुर में राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित? आपका गाजीपुर में है। और एक चीज मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, एक अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस का हम जिक्र करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी गाजीपुर में है। कहां पर है? गाजीपुर के अंदर। ये चीज आप पढ़ा करो। जितना क्वेश्चन को आप स्प्रेड कर सकते हो, जितना फैला सकते हो, आपको क्वेश्चन को फैलाना चाहिए। ये एक रिवीजन का तरीका है, ये एक रिवाइज करने का तरीका है। आपसे पूछे, अब काशी से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने पढ़ा होगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको ध्यान होना चाहिए, एनी बेसेंट ने यहाँ पर एक हिंदू कॉलेज बनाया था। और उसी हिंदू कॉलेज को 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिला दिया। विश्वविद्यालय के रूप में उसको विकसित किया। सारे बाहर से धन इकट्ठा करके, यार ये सारे बाहर से चंदा इकट्ठा करके इस संस्था को खड़ा किया गया था भी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो भी। हम थे कहाँ? 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल के ऊपर थे, परंतु पहुंच गए कहां पर? ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। रोहतक जिले के बेरी गांव में रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? शिवालय है यहाँ पर, क्या है? बेरी के अंदर, बेरी झज्जर, जिसको हरियाणा में मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। धनाडे लोगों का शहर भी इसको कहा जाता है। भीमेश्वरी मंदिर भी यहीं पर है। और 14वीं विधानसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे, रघुवीर सिंह कादियान का विधानसभा क्षेत्र भी क्या है? बेरी है भी। ये चीज आप पढ़ सकते हो। तो शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? सन 1825 में, 1875, 1892 या फिर 1995। तो 1892 में क्या है? इस शिवालय का निर्माण किया गया था। शिवालय किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है भी। भगवान है शिव से संबंधित, आपको ध्यान होना चाहिए। और भगवान शिव के भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है भी। यानी भगवान शिव के भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी ज्योतिर्लिंग का जैसे जिक्र करते तो ज्योतिर्लिंग कितने हैं भारत में? 12 ज्योतिर्लिंग है।
कौन कौन से आपको मैं इस चीज के बारे में भी बताता हूं, कहां कहां पर है ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। जैसे ये भारत का मैप है, क्या है भारत का मैप। मैंने आपको बताया है भी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। अब 12 ज्योतिर्लिंग कहां कैसे है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग जो है, एक आपका यूके उत्तराखंड में यहां पर है केदारनाथ भी, क्या है आपका केदारनाथ है। 2 नंबर आप पढ़ोगे तो आप यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में यहां पर है आपका काशी विश्वनाथ, क्या है काशी विश्वनाथ है। 3 नंबर आप मध्य प्रदेश में यहां पर पढ़ोगे महाकालेश्वर पढ़ोगे, इसको उज्जैन मध्य प्रदेश में भी। 4 नंबर यहीं पर पढ़ोगे आप एमपी के अंदर यहां पर ओंकारेश्वर, कौन सा पढ़ोगे आप ओंकारेश्वर पढ़ोगे भी, जिसको शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भी। महाकालेश्वर जो आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। उसके बाद में 5 नंबर जो आप पढ़ोगे यहां पर काठियावाड़ गुजरात में सोमेश्वर है भी, यानी सोमेश्वर का जिक्र करते हैं अर्थात सोमनाथ है। 6 नंबर आप जिक्र करोगे तो यहां पर कौन सा है, गुजरात में नागेश्वर है। 7 नंबर आप महाराष्ट्र में जिक्र करोगे तो यहां पर है त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है भी। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों के बीच से स्थित है। इन त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ही आपको ध्यान होना चाहिए गोदावरी नदी निकलती है, और गोदावरी नदी के किनारे भी क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। 8 नंबर जैसे यहां पर पढ़ोगे आप, 8 नंबर यहां पर है गृणेश्वर भी, क्या है गृणेश्वर का जैसे जिक्र करोगे, आपने एलोरा नामक गुफा का नाम सुना होगा, अजंता एलोरा इकट्ठी पढ़ लेते हैं, परंतु दोनों गुफाओं के बीच में लगभग 200 किलोमीटर का क्या है डिफरेंस है भी। तो एलोरा की जो गुफा है, उन गुफाओं के पास भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है गृणेश्वर। 9 नंबर जैसे आप पढ़ोगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन, क्या पढ़ोगे आप मल्लिकार्जुन शैल पर्वत, ठीक है भी, शैल पर्वत आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन है। मल्लिका पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। जहां पर शैल पर्वत के ऊपर मल्लिका और अर्जुन विराजमान है, भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, वहां पर है मल्लिकार्जुन। इसके अलावा यहां पर तमिलनाडु में कौन सा आपका है रामेश्वरम, 10 नंबर जो रहेगा आपका रामेश्वरम रहेगा। 11 नंबर झारखंड में आप पढ़ोगे वेदनाथ, क्या पढ़ोगे आप वेदनाथ पढ़ोगे। और 12 नंबर यहां पर है असम की पहाड़ियों के अंदर हम पढ़ेंगे, असम की पहाड़ियों के जैसे जिक्र करते तो यहां पर है आपका भीमा शंकर भी, क्या है आप भीमा शंकर। जब भी कभी आप सालासर जाओ और सालासर में अंजनी माता का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भी आपको क्या है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे, वहां पर मिलेंगे आपको 12 ज्योतिर्लिंग। या फिर अगरवा धाम आप कभी घूमने जाओ और अगरवा धाम घूम के पिछली साइड जो वाटर क्या लगा वो तालाब सा बना, और तालाब के ऊपर से घूम के जाओगे वहां पर रामेश्वरम धाम है। कौन सा है रामेश्वरम, शुद्ध पारे से बना हुआ वहां पर क्या है शिवलिंग है। और उसी शिवलिंग रामेश्वरम का आप दर्शन करके अंदर जाओगे तो 11 ज्योतिर्लिंगों के भी आपको दर्शन होंगे, जो मैं ज्योतिर्लिंग आपको बता रहा हूं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, मैप में भी आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान हो, ताकि आप क्या कर सकते हो बड़े बेहतरीन तरीके से। मैप में अगर ध्यान है ना, ये क्या होता है प्रैक्टिकल होता है भी आपका। अगर मैप में आपको ज्ञान है ना, तो आप इन चीजों को कभी भूलते नहीं हो भी, इन चीजों को आप भूलते नहीं हो मैप के द्वारा। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। माता शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर का जैसे जिक्र किया है, देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है, नारनौल में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में या जींद। तो ये आपका रहेगा गुरुग्राम के अंदर भी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया भी, शीतला माता का नाम कृपी का जैसे जिक्र करते द्रोणाचार्य की जो पत्नी है उनको समर्पित है ये जो मंदिर है, ये कहां पर है, तो ये आपका गुरुग्राम में भी, ठीक है। शीतला माता को 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। और हाल ही में मैंने करंट अफेयर में भी आपको पढ़ाया था, और बच्चे पढ़ भी लेना, उसमें भी
वर्तमान समय हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शीतला माता के नए मंदिर निर्माण की भी क्या रखी है, नींवें रखी है। हरियाणा के किसी जिले में, गुरुग्राम में। किसमें? गुरुग्राम के अंदर रखी है। क्यों मुख्यमंत्री ने क्यों रखी है? क्योंकि मैंने आपको बताया है शीतला माता साइन बोर्ड है या मनसा देवी का जिक्र करते हैं। हरियाणा में जितने भी बड़े धार्मिक जो स्थल है उनके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, प्रधान जो होते हैं, वो कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद होते हैं भी। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है शीतला माता का मंदिर का, जिसे हमें जिक्र करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता भी? यानी प्रदेश में प्रचलित आभूषण का जिक्र किया है, कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता भी? याद होना चाहिए। फूल का जिक्र करें, बटन या हंसला या गलसरी, तो फूल जो है ये क्या है, गले में नहीं पहना जाता भी। फूल जो है ये गले के अंदर है, नहीं पहना जाता। जबकि बटन है, हंसला और गलसरी या हंसली जो है ये किस में पहनी जाती है? गले के अंदर पहनी जाती है। आप सब बच्चों वैसे तो जानकार है, इस चीज के बारे में वाकिफ है। 90% आप सब बच्चे जानते हैं भी कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। गले में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, या हाथ में पहना जाता है, या पैरों में पहनी जाती है। ठीक है भी, आप सब बच्चे जानते हैं। आपसे पूछे पाजेब कहाँ पहनी जाती है? पाजेब है नपुर का, जैसे जिक्र करते हैं नपुर है, तो आप जानते हैं इस चीज के बारे में। या फिर आप कड़ी का जैसे जिक्र करते हो, कड़ी, तो ये पहनी जाती है आपकी पैरों में भी। ठीक है भी, कोका का जैसे जिक्र करते हैं, कोका है। ठीक है भी, इसके अलावा कोका के अलावा और भी बहुत से ऐसे आभूषण है जो नाक के अंदर पहने जाते हैं। बाली हैं या बाड़े हैं, ठीक है भी, या झुमके हैं, ये कानों के अंदर पहने जाते हैं। अभी किसमें? कानों के अंदर। टिक्का का जैसे जिक्र करें, माथे पे पहना जाता है टिक्का जो है। ठीक है भी, नाथ का जिक्र करें, नाक में पहनी जाती है। उसके अलावा जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, बोरला जो होता है वो क्या है, माथे पे पहना जाता है, बोरला जो होता है। इसके अलावा कड़ी का मैंने जिक्र किया, हमारी बुजुर्ग जो माताएं होती थी, दादा दादी का जैसे जिक्र करते हैं, वो कड़ियाँ पहनते थे, बड़ी बड़ी कड़ी भी, आधा आधा किलो की क्या होती थी उनकी कड़ी होती थी भी। मेरी दादी भी पहनती थी, मैं बहुत छोटा था जब उनको देखा भी था, भी पहने रखती थी। उनकी मृत्यु के बाद उनको निकाला गया, तब भी मैंने देखा था, आभास किया था, बहुत छोटा था उस समय में, तो पहनते थे। खासकर हमारे खाना बदोशी जो खासकर गाड़ी या जो लोहार है, जो महिलाएं हैं उनकी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, वो बड़ी बड़ी कड़ी पहनती है। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी, आभूषण के बारे में तो आप सब बच्चे जानते हैं मोस्टली, कोई ज़्यादा इसके बारे में तो चर्चा करने वाली बातें नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? खेल संस्थाओं को अनुदान देना, खेल स्टेडियम बढ़ाना, प्रशिक्षण योजना को बढ़ावा देना, या ये सभी? तो ये सभी आएगा भी। क्या आएगा? ये सभी। तो हरियाणा सरकार जो है वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, एक चीज आप सब बच्चे जानते हैं, हरियाणा की जो खिलाड़ी है वो देश विदेश में क्या है, छाए हुए। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के गेम हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे शीतकालीन ग्रीष्मकालीन जैसे भी गेम हो, उन गेमों के अंदर क्या है, हरियाणा के जो खिलाड़ी लोहा बनवाते रहे हैं और आगे भी बनवाते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, योजनाएं लेके आती रहती है। ठीक है भाई, तो ये बड़े महत्वपूर्ण से आज के क्या थे, आपके क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।